एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या लिखा है, निम्न सूचनाओं के आधार पर राम की शुद्ध कृषि आय की गणना कीजिए। यानी कि जो मिस्टर राम है वो कितना कृषि आय कमाता है, क्या नहीं कमाता है, उसकी शुद्ध कृषि आय की हमें गणना करना है। ठीक है, शुद्ध कृषि आय की गणना कैसे करेंगे, खेती किसानी करके कृषि करके जो भी इनकम करेगा उसमें से हम माइनस कर देंगे उसकी खर्चे। कौन सा खर्चे, खेती किसानी करने के लिए जो खर्चे होता है उसी खर्चे को माइनस कर देना है, तो उसकी निकल जाएगा शुद्ध कृषि आय। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि निम्न सूचनाओं के आधार पर राम की शुद्ध कृषि आय की गणना कीजिए। क्या कर दिया है, कृषि भूमि का किराया मिला। ठीक है, मैं एक चीज पहले बताया था, यदि किसी भूमि को हम देते हैं लीज पर, किराए पर, उससे क्या मिलता है, लीज या किराया मिलता है, तो किस में जाता है, कृषि आय की गणना करेंगे। पर हेडलाइन क्या लिखना है, हेडलाइन कृषि आय की गणना अन्य साधन के अंतर्गत, याद है कल ही बताया गया था यहाँ पे, तो उसी को यहाँ पे लिखना है, कृषि आय की गणना अन्य साधन के अंतर्गत। ठीक है, अन्य साधन के अंतर्गत पहला हो गया। इसको ब्लॉक बना के बनाना, अलग अलग खंड बना के अपने को बनाना, तभी अच्छे समझ में आएगा इसमें, और अलग अलग खंड बना के ही बनाना पड़ेगा इसमें। हाँ, एग्जाम में भी होगा पहला। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, कृषि भूमि का किराया मिला, वही हो गया उसके लिए। ठीक, कृषि भूमि का किराया लगान मिलेगा हमको, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कृषि आय की गणना अन्य साधन के अंतर्गत। हो गया, अगला क्या दिया है, कृषि पैदावार की बिक्री। अब अगर तुम खुद ही खेती बाड़ी करोगे, फसल तैयार करोगे, ठीक है, उसको बेचोगे तो क्या होगा, पैसा। ठीक है, व्यापार पेशे में आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कृषि आय की गणना, कृषि आय की गणना व्यापार पेशे के अंतर्गत। ठीक है, कृषि आय की गणना करेंगे, पर किसके अंतर्गत गणना करेंगे, व्यापार पेशे के अंतर्गत कृषि आय की गणना करेंगे। उसके बाद देखो, भंडार घर का किराया, भंडार घर किस में आता है, मकान संपत्ति नहीं आएगा, वो व्यापार पेशे नहीं आएगा भंडार घर। ठीक है, रहने का मकान जब आएगा तब मकान संपत्ति का लगाएंगे हेडलाइन। उसके बाद दिया कृषक के रहने के मकान का किराया मिलेगा, वही है। ठीक है, मकान संपत्ति के अंतर्गत। ठीक है, रिहायशी मकान यानी कि जो रहने का मकान होता है उसी को हम यहाँ पे हेडलाइन डालेंगे, कृषि आय की गणना मकान संपत्ति के अंतर्गत। ठीक है, भंडार गृह किस में आ जाएगा, व्यापार पेशे के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फसल जब तैयार होता है काटने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद कहाँ डालते हैं, इसको भंडार गृह में स्टोरेज करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा में क्या आएगा, कृषि आय की गणना मकान संपत्ति के अंतर्गत। तो इसको खेत में ही मकान रहता है। हाँ, खेत में मकान रहता है, लेकिन रहने के लिए उपयोग होता है। हाँ, वो एक कमरा उसके सारे सामान औजार को रखने के लिए और खुद के रहने के लिए भी हो जाता है, और बाकी हिस्सा जितना बचता है उतने हिस्से को यदि किराए पर दे देता है तो उससे जो किराया मिलेगा वो कृषि कहलाएगा, मकान संपत्ति से आय नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो मकान कहाँ पे स्थित है, खेत में स्थित है, और उस खेत में कृषि कार्य किया जाता है, और खेत का मालिकाना अधिकार भी तुम्हारा है, इसलिए वो मकान से जो किराया मिलेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कृषि आय कहलाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें जाएगा मकान। हाँ, इस हेडलाइन के तहत जाएगा। ठीक है, कृषि आय पर कृषि आय की गणना नहीं कर रहा है, कृषि आय ही होगा, पर हेडलाइन डालना है मकान संपत्ति। क्यों मकान संपत्ति हेडलाइन डाला गया यहाँ पे, यानी कि मकान संपत्ति में जो रूल लगता है वही रूल यहाँ पे अपनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मकान संपत्ति चैप्टर का रूल क्या है, जो भी घर रहता है, मकान रहता है, नगर पालिका कर चुकाते हैं, और उसमें मानक कटौती 30% हम घटाते हैं, वही रूल से यहाँ पे लग जाए। ठीक है, इसलिए हेडलाइन डाला गया मकान संपत्ति में, और कुछ नहीं इसमें। हाँ, अब पहले से देखो यहाँ पे कृषि भूमि का किराया मिला, कृषि भूमि का किराया मिला कौन सा हेडलाइन में आता है, अन्य साधन के अंतर्गत। उसी में हम लिखेंगे कृषि भूमि का किराया मिला, कितना, 20,000 यहाँ पे मिला, हम लिख दिए। उसके बाद आगे कौन सा दिया है, देखो पैदावार की बिक्री, कृषि पैदावार की बिक्री, यानी कि खुद ही खेती किसानी करके फसल उगाए हो, उसको बेचने से जो इनकम होगा वो कृषि आय होगा। कौन सा हेडलाइन में आएगा, व्यापार पेशा में आएगा। कृषि पैदावार की बिक्री है ना, कृषि पैदावार की बिक्री, समझ आ रहा है ना। कृषि पैदावार की बिक्री कितना है, 40,000 दिया। उसके बाद कौन सा दिया है, भंडार घर का किराया मिला तुमको,
चार वो भी किस में आएगा? व्यापार पेशा के अंतर्गत आएगा। ना ये मकान है, ना ये लीज का किराया, कुछ नहीं है, तो व्यापार पेशे में आएगा। ठीक है, जो मकान से संबंधित नहीं है और जो भूमि का लीज या किराए से संबंधित नहीं है, वो सारे कचरे को कहाँ डालना है? यहाँ पे व्यापार पेशा। ठीक है, और भंडार की जगह इसकी जगह मकान रहता है। मकान रहता रहने का, इसमें आता है मकान संपत्ति के अंतर्गत। ठीक है, आगे कृषक के रहने के मकान का किराया। भंडार, कृषक के रहने का मकान का किराया मिला। अब कृषक इसमें आएगा, भंडार भंडार भी है का? हाँ। अच्छा हाँ, चार। रह गया ना भंडार घर का किराया। चार भंडार घर का किराया कितना है? 4,000। 4,000। ठीक है, उसके बाद कौन सा दिया है? कृषक के रहने के कृषक के रहने का, यानी कि रिहायशी के लिए, रहने के लिए किसमें आएगा? मकान संपत्ति के लिए। ठीक है, इसमें आएगा रहने का मकान का किराया मिला। 10,000। रहने के मकान का किराया मिला, कितना मिला? 10,000। उसके बाद क्या दिया है? निम्न खर्चों की कटौती की मांग किया है। कौन कौन सा खर्चा है उसका देखो। ठीक है, शुद्ध कृषि आय की गणना कब होगा? शुद्ध कृषि आय की गणना जो भी हमारा फसल रहेगा उसको बेच के जो आय होगा, उस आय में से हम अपने खर्च को घटाएंगे, व्यय को घटाएंगे। तो यहाँ पे निम्न व्यय कौन कौन सा, खर्चा कौन कौन सा, देखो उन सब खर्च को हम घटाएंगे। सबसे पहले फर्म पर प्रयुक्त प्लांट व मशीन पर हराश। फर्म में यानी कि हमारे खेत में जो प्रयुक्त मशीन है, प्लांट है, ठीक है, उस पर जो हराश लगाए, तो किस किस चीज में हराश लग सकता है? हम यदि खुद खेती बाड़ी करेंगे, ट्रैक्टर यूज करते हैं आजकल, तो उस पर नांगल पाल कुछ भी टूट गया तो उसको लगाना पड़ेगा, कमी आ गया उसमें, हराश आ गया। तो कुछ भी हमारे औजार में या हमारे कुछ भी सामान होगा उसमें भी हराश लगे तो इसमें आएगा खर्चा हमारा व्यापार पेशा के अंतर्गत, क्योंकि हम उसमें खुद खेती बाड़ी कर रहे हैं। ठीक है, ना ही हमको मकान से मिल रहा है, ना ही हमारा जमीन का लीज मिल रहा है। कहाँ से हो रहा है? व्यापार पेशा में आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करना है निम्न खर्चे। निम्न खर्चे में सबसे पहला कौन सा है? हराश। हराश कितना लगेगा? 6,000। और भी बहुत सारे व्यय हैं, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं। सभी व्ययों को एक साथ करने के बाद आय से माइनस कर देंगे। अब जरा देखो टोटल आय कितना हुआ यहाँ पे? 44,000 हुआ है। टोटल आय यहाँ पे कितना? 44,000 हुआ है। और व्यय क्या हुआ है? सबसे पहला हराश का 6,000। और कौन कौन सा व्यय दिया देखो। कृषि पैदावार की बिक्री पर व्यय। कृषि पैदावार की बिक्री पर यदि तुम देखो खेती किसानी कर रहे हो, उसके पीछे बहुत सारे खर्चे करते हो, कीटनाशक यूज करते हो, ठीक है, दवाई का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खर्चा होते हैं। तो ये क्या है? कृषि पैदावार की व्यय, पैदावार की व्यय 400 है। 400। उसके बाद भंडार घर का बीमा प्रीमियम किसमें आएगा? भंडार घर का बीमा प्रीमियम पेशा में आएगा, व्यापार पेशा में। भंडार घर का बीमा कितना है? 50 रुपए। ठीक है, आगे इसका बीमा क्यों नहीं पटाएंगे? खर्चा है ना। वैसे नहीं करो, भंडार घर है मेरे पास, हाँ। मैं उसका बीमा करता अगर भंडार घर में आग लग गया तो नष्ट हो जाएगा, पूरा सामान नष्ट हो जाएगा, तो उसके लिए बीमा करा के रखते हैं ताकि उसकी पूर्ति बीमा कंपनी से हो जाए। आगे भंडार घर का किराया वसूली है। भंडार घर का किराया वसूली। भंडार घर को तुम किराए पर दे दिए थे, ठीक है, उस किराए को वसूल करने के लिए तुम कुछ खर्चा किए हो, ठीक है। क्यों खर्चा किए हो सकता है तुम जिस व्यक्ति को भंडार गृह को किराए पर दिए हो उस व्यक्ति से किराया नहीं मिल रहा था, तो उसके पीछे पीछे घूमते घूमते पेट्रोल खर्चा हो गया, कुछ और खर्चा हो गया, ठीक है। तो वो जो खर्चा होगा उस खर्चे को माइनस करना पड़ेगा, वो तो हमारा पैसा गया ना, आय से माइनस करना पड़ेगा खर्चे को। क्या खर्चा है वो? कैसा खर्चा? नाम क्या है उसका? भंडार घर का किराया वसूली व्यय कितना है? 300 के 100? 300। ठीक है, आगे कौन सा है? रिहायशी मकान का संपत्ति कर। उपयुक्त रिहायशी मकान का संपत्ति कर। रिहायशी मकान कौन सा है? रहने का मकान, इससे संबंधित है, इससे संबंधित नहीं है। आगे भंडार घर मरम्मत व्यय किसमें आएगा? अब देखो उससे पहले पॉइंट देखो कि उपयुक्त रिहायशी मकान का संपत्ति कर। संपत्ति कर मतलब नगर पालिका कर, और मकान संपत्ति चैप्टर का रूल क्या था?
कि हम नगर वो तो मानक कर के घटाएंगे, उससे पहले क्या है सकल वार्षिक मूल्य में से हम क्या घटाएंगे नगर पालिका कर। तो ये मान लो सकल वार्षिक मूल्य है तो इसमें से हम घटाएंगे नगर पालिका कर। नगर पालिका कर यहाँ पे संपत्ति कर के नाम से दिया, दोनों एक ही चीज है। महापालिका कर दिया रहेगा वो भी सेम ही चीज है, अलग अलग नाम बस है। कितना है 10%। 1000 माइनस करो 9000। और क्या रूल है मकान संपत्ति का, मानक कटौती 30% माइनस करते हैं वार्षिक मूल्य का। ठीक है, ये निकल गया ये वार्षिक मूल्य, इसमें से माइनस करेंगे मानक कटौती 30%। 30%। 9000 का 30% निकाल दो 2700 आया, माइनस कर दो 9000 से 2700 को। इसमें कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। नहीं, इसमें कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं, पहले सकल वार्षिक मूल्य उसमें दिया है। ठीक है, आगे 6300 रुपये तुम्हारा क्या है कृषि की मकान संपत्ति से है। कृषि मकान संपत्ति से कृषि है कहाँ यहाँ पे हेडलाइन क्या है मकान संपत्ति के अंतर्गत बोला है, मतलब उसी चैप्टर का रूल लगाएंगे, परंतु जो आय होगा कौन सा होगा कृषि आय। क्यों, घर कहाँ पे स्थित है खेत में स्थित है, और खेत में क्या कौन सा काम किया जाता है खेती बाड़ी किया जाता है उस खेत में, और खेत का मालिक भी तुम खुद हो। ठीक है, इसीलिए जो आय होगा कृषि आय कहलाएगा। ये कृषि आय ही होगा ये। ठीक है, लेकिन रूल कौन सा लगाएंगे मकान संपत्ति चैप्टर का रूल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम एक मकान के बारे में गणना कर रहे हैं। ठीक है, खेत में जो मकान था, इसीलिए। आगे क्या दिया देखो, भंडार घर का मरम्मत व्यय कितना है 200। ठीक है, वो भंडार घर किस में आता है व्यापार पेशा में आता है, भंडार घर का मरम्मत ना। चलो मरम्मत लिख दो 200। और कुछ है क्या, रिहायशी मकान का मरम्मत व्यय, रहने के मकान का मरम्मत व्यय। मकान संपत्ति चैप्टर में कोई रूल ऐसा था क्या कि मरम्मत व्यय माइनस करेंगे, नहीं। भूमि का किराया बीमा प्रीमियम में सब माइनस करते थे क्या, नहीं करते थे। सिर्फ कुछ कितना सारा जो हमारा स्वीकृत कर होती वही माइनस होता है। कौन कौन सा, नगर पालिका कर 1, दूसरा 30% और तीसरा ऋण पर ब्याज। यही 3 चीज मकान संपत्ति चैप्टर में माइनस होता है। ठीक है, घटता है और कुछ नहीं घटता है। तो वो जो रूल था हम लगा दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमको घुमाने के लिए क्या दिया है, रिहायशी मकान का क्या दिया है मरम्मत व्यय। ठीक है, मरम्मत करने के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज नहीं दिया, ये मरम्मत का व्यय दिया गया। ब्याज है, ऋण पर ब्याज नहीं है जो माइनस करेंगे, तो इस व्यय को हम इग्नोर करेंगे, छोड़ेंगे। ऋण पर ब्याज दे रहे तो यहाँ लास्ट में माइनस कर दे कि मकान के लिए मकान की मरम्मत के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज, लेकिन यहाँ पे ब्याज नहीं बोला, यहाँ पे मरम्मत व्यय बोला है, इसीलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। किसी भी प्रकार का हम व्यय माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ 4 स्वीकृत कटौती जो भी फॉलो करना था यहाँ पे फॉलो हो गया। ठीक है, आगे बीजों की लागत तुम खुद खेती बाड़ी की हो, किसमें आएगा व्यापार पेशा में। बीजों की लागत कितना है 500। और कुछ है खेती पर अन्य व्यय। खेती पर अन्य व्यय हो सकता है। मजदूर को क्या एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ अलग अलग देना पड़ता है या फिर कुछ और भी होगा, कितना सारे तो अच्छा खासा खिलाना पड़ेगा, वरना काम ज्यादा नहीं करेंगे, मनोरंजन करवाना पड़ता है, मोटिवेशन करना पड़ता है हम लोग। क्या अन्य व्यय ना, अन्य व्यय क्या है 1000। अब सारे खर्च को जोड़ो, किराए पर दिए गए कृषि भूमि पर राज्य सरकार को कर। किराए पर कौन सा भूमि दिया हो, किसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, वो अन्य साधन के अंतर्गत जाएगा। इसमें इतना ही व्यय है, खर्च है, इस खर्च को जोड़ो, इस खर्च को पूरा जोड़ो। हाँ 8450। 8450 35,550 ये क्या है हो गया कृषि से आय। शुद्ध कृषि आय। कृषि आय। शुद्ध कृषि आय नहीं, हाँ वही शुद्ध कृषि आय है, क्योंकि आयों में से व्यय घटा दिया तो शुद्ध कृषि आय, जगह नहीं है यहाँ पे लिखने का। ठीक है, आगे 2000
हैं? हाँ, अब देखो हमारा मकान संपत्ति वाला हो गया, मकान संपत्ति के अंतर्गत कृषि आय हो गया, और व्यापार पेशे के अंतर्गत भी कृषि आय हो गया। अब हमारा बचा है कौन सा लास्ट में, अन्य साधन के अंतर्गत कृषि आय की हमें गणना करना है। तो उसके लिए क्या दिया था, किराए पर दिया गया भूमि, ठीक है, किराए पर जो कृषि योग्य भूमि हम किराए पर दिए थे, उस भूमि पर हम राज्य सरकार को कर चुका रहे। कितना कर चुका रहे हैं, 2000 रुपए हम राज्य सरकार को कर चुका रहे हैं। कितना, 20,000 में 2000 माइनस करो, कितना बचेगा, 18,000 तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, कृषि आय हो गया, ये कृषि आय। तीनों प्लस करेंगे, ठीक है, अब तीनों को कृषि आय को प्लस करो, देखो कितना आता है, तीनों कृषि आय को प्लस करो। पहले यहाँ पे आया था किससे, पहले से आया था, पहले का 18,000 आया था, और सेकंड का 59,850, 59,850, और थर्ड नंबर 6,300 प्लस करो, 59,850 को क्या है, फुल टोटल टोटल तीनों का टोटल यहाँ पे 35,550 है। 35,000, अब इधर है 59,850 हमारा ये कुल कृषि आय। इसको वहीं पे लिखना है भैया, इसी वाले कुल कृषि आय यहाँ पे हमारा कितना है, बोलो। इसको इसी में लिखना है, नहीं, नीचे लिखना है। ये यहाँ पे पूरा खत्म हो गया, ठीक है, पूरा खत्म हो गया, इसके नीचे तीन को प्लस करना है, यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे लिखा दिया, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है, इसमें कर दायित्व तो गणना करना नहीं बोला है, ठीक है, यहीं तक इसका प्रोसेस समझ आया पूरा, ठीक है। तीनों का हेडलाइन अलग अलग देना पड़ेगा, अलग अलग खंड बना के अपने को बनाना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, समझ आना चाहिए इसको। और इसके बाद कर दायित्व बोलते तो क्या होना था? अगर इसमें कर दायित्व की गणना करने को होता तो इसी में हम कर दायित्व निकालते, परंतु भारत में कृषि आय कर मुक्त रहता है, इसीलिए कर नहीं निकाला जाता। यदि गैर कृषि आय अलग से दिया रहता, उसके साथ कृषि आय को यदि 5,000 से ज्यादा है तो उसको हम जोड़ते, जोड़ने के बाद कर दायित्व की गणना करते, गणना करने के बाद कृषि आय पर आयकर फिर माइनस करते, ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस यहाँ पे दिया नहीं है। गैर कृषि आय 5,000 से ज्यादा रहता तभी कृषि आय 5,000 से ज्यादा रहेगा तभी गैर कृषि आय के साथ जोड़ेंगे, या तो 5,000 से ज्यादा है ना, इसको जोड़ा जाता, लेकिन यहाँ पे गैर कृषि आय एक्स्ट्रा में नहीं दिया है, और ऊपर से कर दायित्व की गणना करना भी नहीं बोला है, ठीक है। हम इसमें कृषि आय में कर दायित्व नहीं निकाल सकते, क्यों, भारत में कृषि आय कर मुक्त रहता है, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया पूरा वाला।